गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। बेटा हम लोगों का जो चैप्टर चल रहा था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, उसमें दो छोटे छोटे टॉपिक बच गए थे। उन्हीं टॉपिक को आज हम लोग कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो देखिए, फिलहाल हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था अकाउंटिंग कन्वेंशंस का, जिसमें मैंने बताया था कि 3 कन्वेंशंस फॉलो की जाती है। एक होती है मेटर्निटी कन्वेंशन, सेकंड मैंने आपको बताया था मेटर्निटी कन्वेंशंस के बारे में, सेकंडली मैंने आपको बताया था फुल डिस्क्लोजर कन्वेंशंस के बारे में। तो कन्वेंशंस में 2 कन्वेंशंस हमारी कंप्लीट हो चुकी। अब उसके बाद हम लोग लास्ट थर्ड कन्वेंशंस के ऊपर जाते हैं और इस कन्वेंशंस का नाम है प्रूडेंस कन्वेंशंस। बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस मानी जाती है, जो ना कि केवल +1 में बल्कि +2 में भी काफी यूज की जाती है। तो देखिए, इस कन्वेंशंस का जो नाम है वो है प्रूडेंस। प्रूडेंस कन्वेंशंस। प्रूडेंस का दूसरा जो नाम है दैट इज कंजर्वेटिज्म। कंजर्वेटिज्म कन्वेंशन। तो देखिए बेटा, कन्वेंशंस में हमारे पास जो नेक्स्ट कन्वेंशंस है उसका नाम होता है प्रूडेंस कन्वेंशंस, या फिर इसको कंजर्वेटिज्म कन्वेंशंस कहते हैं। देखिए, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस यूज इन अकाउंटिंग। हमारे बिजनेस में यूज होने वाली जितनी भी कन्वेंशंस हैं उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस प्रूडेंस कन्वेंशंस को माना जाता है। देखो, प्रूडेंस कन्वेंशंस के अकॉर्डिंग किस चीज को फॉलो किया जाता है। देखो, प्रूडेंस कन्वेंशंस ये कहते हैं कि वी शुड फॉलो इन अवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ए सेफ SAFE सेफ पॉलिसी। यानी कि ये कन्वेंशंस हमें ये कहता है कि अगर आप अपने बिजनेस में सक्सेस होना चाहते हो, इफ यू वांट टू गेट सक्सेस इन योर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, यू ऑलवेज शुड फॉलो ए सेफ पॉलिसी। सेफ पॉलिसी का मतलब क्या होता है कि देखो, ये कन्वेंशंस हमें ये कहती है कि अगर आपके बिजनेस में फ्यूचर में किसी भी प्रकार का प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है तो आप उस प्रॉफिट की उम्मीद को छोड़ दो, और अगर किसी भी प्रकार का कोई लॉस एक्सपेक्टेड है तो आप उस लॉस के लिए पहले से प्रोविजन करना स्टार्ट कर दो। अगर आप लोग इस पॉलिसी को फॉलो करोगे तो यू विल ऑलवेज गेट द सक्सेस। इसका एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि देखिए, मान लीजिए मेरा कोई कस्टमर है X, जिसके मैं 5 लाख रुपए मांगता हूं, ठीक। अब उस कस्टमर ने मुझे ये कहा कि जी मैं 10 मई को आपको 5 लाख रुपए की पेमेंट कर दूंगा, ठीक है। X नाम का जो कस्टमर है जिसके मैं 5 लाख रुपए मांगता हूं, वो कस्टमर मुझे ये कहता है कि जी मैं 10 मई को आपको 5 लाख रुपए की पेमेंट कर दूंगा, ठीक। अब उसकी इस बात को, उसके स्टेटमेंट के ऊपर बिलीव करते हुए मैंने क्या किया कि मेरे दूसरा कोई बंदा है Y जो 5 लाख रुपए मांगता था, ठीक है। मैंने उसको प्रॉमिस कर दिया कि भाई 10 मई को शाम को आकर 5 लाख रुपए मुझसे ले जाना, ठीक है। अब उसमें क्या रीजन था कि भाई मुझे ऐसा लगा कि X ने 10 मई का प्रॉमिस कर रखा है, वो 10 मई को मुझे पेमेंट करेगा, शाम को जाकर मैं वही पेमेंट किसको पकड़ा दूंगा, Y को पकड़ा दूंगा, और मैं निश्चित होकर बैठ गया। अब क्या हुआ कि 10 मई को अचानक से X हमारे पास आता है और X ने कहा कि जी मेरे पास पैसे का अरेंजमेंट नहीं हुआ, आई एम नॉट एबल टू मेक यू द पेमेंट, भाई मैं आपको पेमेंट नहीं कर पाऊंगा। अब आप सोचो आपकी सिचुएशन क्या होगी, ठीक है। X के साथ आप लड़ाई करो, झगड़ा करो, उसको 2 बातें सुनाओ, कुछ भी करो, उसके साथ बिजनेस रिलेशन खत्म कर दो, क्योंकि X ने प्रॉमिस पूरा करने से मना कर दिया, ठीक है। X के साथ तो जो होगा सो होगा, लेकिन दूसरी तरफ अब आप Y को क्या कहोगे, आपको भी Y को वही जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास भी पैसे का अरेंजमेंट नहीं है। उस सिचुएशन में Y भी वही चीजें करेगा जो आपने X के साथ की, यानी कि आपके Y के साथ भी बिजनेस रिलेशनशिप खत्म हो जाएंगे, 2 पार्टियों के साथ रिलेशनशिप आपके खत्म हो गए, ठीक। इसके पीछे का रीजन क्या था? इसके पीछे का रीजन था कि आपने अपने बिजनेस में सेफ पॉलिसी को अडॉप्ट नहीं किया। आपको फ्यूचर में X से पैसा मिलने की उम्मीद थी, आप इस उम्मीद को तो लगा कर बैठ गए। Y को आपको पेमेंट करनी थी, आपने अपने पास से उसके लिए कोई अरेंजमेंट नहीं किया, आप X के ऊपर डिपेंडेंट हो गए। जबकि होना क्या था कि प्रूडेंस कन्वेंशंस कहती है कि X से पैसा मिलने की उम्मीद है, उम्मीद छोड़ दो कि भाई नहीं मिल पाएंगे। Y को पैसा देना था, उसके लिए अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर दो। अब क्या होता
कि अगर एक्स पेमेंट करने से मना भी करता है तो आपने तो पहले ही उम्मीद नहीं लगा रखी थी, वाई को पेमेंट करनी थी, उसके लिए आपने अरेंजमेंट कर रखा था, जिसकी वजह से आपके इन दोनों पार्टियों के साथ रिलेशंस क्या रह जाएंगे, मेंटेन रहेंगे। अगर कल को मान लो आपको एक्स से पैसा मिलना था, आपने वो उम्मीद नहीं लगा रखी, वाई को पेमेंट करनी है, उसके लिए आपने अरेंजमेंट करना स्टार्ट कर भी दिया, तो अगर कल को मान लो एक्स पेमेंट करता भी है, एक्स अगर आपको भुगतान करता है, पेमेंट करता है, तो इन दैट केस वाई के लिए आपने अरेंजमेंट कर रहे हैं, वहां से तो वाई को पेमेंट कर दो, एक्स ने जो पेमेंट करी है उस पेमेंट को आप अपने बिजनेस में किसी अदर एक्टिविटी में यूज कर लो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने बिजनेस में सक्सेस को अचीव कर सकते हैं। तो दिस इज द प्रूडेंस कन्वेंशंस। प्रूडेंस कन्वेंशंस ही कहते हैं कि फ्यूचर के एक्सपेक्टेड लॉस के लिए पहले से प्रिपेयर हो जाओ। फ्यूचर में अगर प्रॉफिट होने की उम्मीद है, इग्नोर इट, उसको इग्नोर कर दो। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को मैंने स्टॉक के रिगार्डिंग बताया था कि कोई भी बिजनेसमैन एट द एंड ऑफ ईयर अपने बिजनेस में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करता है, ठीक है। अच्छा, जब हम लोग अपने बिजनेस में स्टॉक का वैल्यूएशन करते हैं तो एट दैट टाइम टू प्राइसेस आर अवेलेबल। एक होता है कॉस्ट प्राइस, एक होता है मार्केट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मींस जिस प्राइस के ऊपर हमने एसेट्स को खरीदा था, और मार्केट प्राइस जिस प्राइस के ऊपर वो एसेट्स इस समय प्रेजेंटली अवेलेबल है। तो हम लोग क्या करते हैं कि अपनी एसेट्स का वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस में से जो भी प्राइस कम होता है उसके ऊपर करते हैं ड्यू टू प्रूडेंस कन्वेंशंस, ठीक है भाई, क्लियर। तो इस कॉन्सेप्ट में आप क्या लिखेंगे, इस कन्वेंशंस में आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस कन्वेंशंस, according to this convention, comma, we should follow a safe policy, in our business. We should follow a safe policy in our business. If any profit is expected, in future, we should ignore it, and if any loss is expected in future, comma, we should make provision means arrangement, we should make provision regarding that loss, in present, यानी कि हमें उस लॉस के रिगार्डिंग प्रेजेंट में ही प्रोविजन बना लेना चाहिए, प्रेजेंट में ही इस प्रकार के लॉस के लिए अरेंजमेंट कर लेना चाहिए, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल भाई बहुत सारे आप एग्जांपल बता सकते हैं प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के। जैसे आप लोग अपनी फिक्स एसेट्स के ऊपर डेप्रिसिएशन लगाते हो, क्यों लगाते हो, क्योंकि आप इस कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हो, इस कन्वेंशंस को फॉलो करते हो। आप अपने बिजनेस में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस में से जो प्राइस कम होता है उसके ऊपर करते हो ड्यू टू प्रूडेंस कन्वेंशंस। इसी प्रकार आगे जाकर आप लोग देखोगे कि आप अपने बिजनेस में डेटर्स के ऊपर बैड डेब्ट्स का प्रोविजन बनाओगे, प्रोविजन फॉर टैक्स बनाओगे, कई प्रकार के प्रोविजन बनाओगे ड्यू टू प्रूडेंस कन्वेंशंस। तो एग्जांपल के तौर पे लिख सकते हैं, फॉर एग्जांपल क्लोजिंग स्टॉक is valued at cost price
और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर। यानी कि हम लोग अपने बिजनेस में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस या मार्केट प्राइस में से जो प्राइस कम होता है उसके ऊपर करते हैं ड्यू टू प्रूडेंस कन्वेंशंस। इसी कन्वेंशंस को फॉलो करने की वजह से, इसी कन्वेंशंस की वजह से हम लोग अपने बिजनेस में फ्यूचर के लिए लॉस, फ्यूचर के जो लॉस एक्सपेक्टेड होते हैं उसके लिए प्रोविजन बनाते हैं। क्लियर बेटा? तो दिस इज प्रूडेंस कन्वेंशंस, बहुत इंपॉर्टेंट कन्वेंशंस मानी जाती है। ठीक है, तो देखो बेटा ये 3 थी हमारे पास कन्वेंशंस। अच्छा, कॉन्सेप्ट के अंतर्गत मैं आपको 10 कॉन्सेप्ट करवा चुका था। एक कॉन्सेप्ट मैंने आपको छुड़वाई थी, वो कॉन्सेप्ट अब मैं आपको करवाने जा रहा हूं। देखिए कॉन्सेप्ट में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट बची हुई है, दैट इज लास्ट हमारी जो कॉन्सेप्ट है दैट इज कॉस्ट कॉन्सेप्ट। 11th कॉन्सेप्ट है इसका नाम, इसका कॉस्ट कॉन्सेप्ट और इसको कहते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। देखिए बेटा आप लोगों की जो लास्ट कॉन्सेप्ट है उसका नाम है कॉस्ट कॉन्सेप्ट और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट क्या है, इस कॉन्सेप्ट का क्या क्राइटेरिया? देखो बेटा जैसे कि आपके बिजनेस में आपको पता है यू यूज डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट्स। भाई हम लोग अपने बिजनेस में कई प्रकार की एसेट्स यूज करते हैं। अच्छा, एसेट्स को हम लोग 2 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। ठीक है, अब आप ये देखो कि क्वेश्चन आता है कि एट व्हाट प्राइसेस द एसेट शुड बी रिकॉर्डेड इन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कोई भी बिजनेसमैन एक फाइनेंशियल ईयर की एंडिंग के ऊपर अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करता है, तो हम लोग अपने बिजनेस में एसेट्स का वैल्यूएशन किस प्राइस के ऊपर करें? कॉस्ट प्राइस एट विच द एसेट्स इज परचेज और द मार्केट प्राइस एट विच द एसेट्स आर करेंटली अवेलेबल इन मार्केट। यानी कि हमें अपनी एसेट्स को किस प्राइस के ऊपर दिखाना चाहिए? जिस प्राइस के ऊपर हमने एसेट्स को एक्वायर्ड किया, परचेज किया, उस प्राइस के ऊपर, और एट द प्राइस ऑन विच द एसेट्स आर अवेलेबल इन द मार्केट, या उस प्राइस के ऊपर जिस प्राइस के ऊपर वो एसेट्स आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल। ठीक है, तो देखिए ये जो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट है वो तो कहता है कि अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट एसेट्स शुड बी रिकॉर्डेड इन अवर बुक्स ऑफ अकाउंट या इन अवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एट द प्राइस एट विच दे वर एक्वायर्ड। यानी कि किसी भी एसेट्स को आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उस प्राइस के ऊपर रिकॉर्ड कीजिए, उस प्राइस के ऊपर दिखाइए जिस प्राइस के ऊपर आपने एसेट्स को एक्वायर्ड किया, जिस प्राइस के ऊपर आपने एसेट्स को खरीदा था। ठीक है, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये हमेशा एक कंट्रोवर्सी को क्रिएट करता है। ये कॉन्सेप्ट एक कंट्रोवर्सी को क्रिएट करता है। देखो कुछ लोग इस आर्ग्यूमेंट्स के फेवर में हैं, कुछ लोग इस कॉन्सेप्ट के फेवर में कि एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट द हिस्टोरिकल प्राइस या एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट ए प्राइस एट विच दे वर एक्वायर्ड, और कुछ लोग ये कहते हैं कि एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट देयर करंट प्राइस। इसके फेवर और अनफेवर में कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए गए। जैसे जो लोग इसके फेवर में हैं, इस कॉन्सेप्ट के फेवर में हैं, वो लोग ये कहते हैं कि हिस्टोरिकल कॉस्ट इज वेरिफिएबल बिकॉज इट इज ए रिजल्ट ऑफ एक्चुअल प्राइस या एक्चुअल ट्रांजेक्शन। भाई जैसे कि फॉर एग्जांपल आज की डेट में मेरे पास ये बिल्डिंग है, मैंने इस बिल्डिंग को 10 साल पहले 5 लाख रुपए में खरीदा था। ठीक है, तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग आज जब मैं अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊंगा तो उसमें इस बिल्डिंग को 5 लाख रुपीस पे दिखाऊंगा। ठीक है, अब जो लोग मेरी इस बात को फॉलो करते हैं वो कहते हैं कि एसेट्स को इसी प्राइस पे दिखाना चाहिए जिस प्राइस पे खरीदा था, क्योंकि ये एक एक्चुअल ट्रांजैक्शन का रिजल्ट है। अगर कल को कोई भी बंदा आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाएगा कि ये बिल्डिंग 5 लाख रुपए की नहीं है, तो आप इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट कर सकते हो। जबकि कुछ लोग इस आर्ग्यूमेंट्स के फेवर में नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट द मार्केट प्राइस। कारण वो लोग ये कहते हैं कि अगर आपने अपनी एसेट्स को कॉस्ट प्राइस पे दिखाया तो ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन कैन नॉट बी एसेटेड।
आप अपने बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को रिप्रेजेंट नहीं करोगे। कारण क्या है? देखो एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनके ग्रैंडफादर या ग्रेट ग्रैंडफादर अभी भी सरवाइव कर रहे हैं। तो आप लोग उनसे एक छोटी सी बात पूछिए कि भाई आज से 50 साल पहले हमारे नार्मल में या इस शहर में बिल्डिंग के प्राइस क्या थे, ठीक है, कोई प्रॉपर्टी कितने रुपए की मिलती थी। आपको हार्डली ये जवाब मिलेगा कि बेटा उस समय अगर हम कोई दुकान खरीदते थे तो वो दुकान 500 में, 600 में, 10 रुपीज में, 20 रुपीज में, इस तरीके के प्राइस बताएंगे आपको। आप लोग इस चीज को वेरीफाइड कीजिए कि आज से 50 साल पहले हमारे शहर में, हमारे सिटी में दुकानों के क्या प्राइस थे, प्रॉपर्टी के क्या प्राइसेस थे। तो वो लोग आपको प्राइसेस, ऐसे प्राइस बताएंगे जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। अब मान लो आज से 50 साल पहले मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और उस समय मैंने एक बिल्डिंग खरीदी थी जस्ट ऑफ ₹20,000, 20,000 रुपए में, ठीक है। अब आप देखो कि मैं अपना बिजनेस 50 सालों से कंटिन्यू करता आ रहा हूं और अगर आज मैं अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाऊं, उसमें दिखाऊं बिल्डिंग 20,000 की, तो जो भी बंदा मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखेगा वो क्या कहेगा कि यार 20,000 रुपए में तो आज की डेट में झोपड़ियां भी नहीं मिलती। इस बंदे के पास 20,000 रुपए की बिल्डिंग है, तो इसका मतलब इसने तो कोई छोटी सी मतलब कि रेडी वगैरह लगा रखी होगी और उसके ऊपर बिजनेस कर रहा होगा। 20,000 की बिल्डिंग का तो यही मतलब हुआ, ठीक है ना। तो इसलिए जो लोग इस चीज के फेवर में नहीं है, हिस्टोरिकल कॉस्ट के फेवर में नहीं है, वो लोग कहते हैं कि बाय रिप्रेजेंटिंग द एसेट्स एट द हिस्टोरिकल प्राइस योर ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन कैन नॉट बी एसेटेन, देयरफॉर एसेट्स शुड बी रिकॉर्डेड एट द मार्केट प्राइस। अब बात आ गई कंट्रोवर्सी की। कुछ लोग कहते हैं कि ये प्रिंसिपल या ये कॉन्सेप्ट सही है और कुछ लोग कहते हैं कि ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। तो लास्ट में कंक्लूजन में क्या कहें कि भाई किसकी बात को फॉलो किया जाए। तो हम लास्ट में ये कह सकते हैं कि एसेट शुड बी रिकॉर्डेड एट देयर कॉस्ट प्राइस, आल्दो एप्रोप्रिएट प्रोविजन शुड बी मेड 10 to 10। यानी कि ठीक है, एसेट्स को आप अपने हिस्टोरिकल प्राइस के ऊपर रिप्रेजेंट कीजिए, लेकिन 10 to 10 उसमें एप्रोप्रिएट चेंजेस भी करते रहिए। क्लियर है बात? तो देखिए इस कॉन्सेप्ट में आप क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट according to this concept assets should be recorded in our financial statement, in our financial statement, in our financial statements at a price, at a price at which they were acquired. According to this concept, assets should be recorded in our financial statement at a price at which they were acquired. यानी कि किसी भी एसेट्स को आप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में उस प्राइस के ऊपर रिप्रेजेंट कीजिए, उस प्राइस के ऊपर दिखाइए जिस प्राइस के ऊपर आपने एसेट्स को एक्वायर किया था, जिस प्राइस के ऊपर आपने एसेट्स को खरीदा था, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्सेप्ट, या फिर आगे लिखिए कि दिस कॉन्सेप्ट इज सब्जेक्ट टू ए कंट्रोवर्सी, and there are some favor arguments and some
अनफेवर आर्ग्यूमेंट ठीक है। सबसे पहले फेवर आर्ग्यूमेंट्स कौन से, यानी कि जो लोग इस कॉन्सेप्ट के फेवर में वो क्या आर्ग्यूमेंट्स देते हैं। पहला पॉइंट, हिस्टोरिकल कॉस्ट इज वेरीफिएबल, VERIFIABL। देखो पहला पॉइंट कहा जाता है कि हिस्टोरिकल कॉस्ट इज वेरीफिएबल। वेरीफिएबल का मतलब होता है कि आप इसको वेरीफाइड कर सकते हो, बिकॉज it is a result of actual transaction, क्योंकि ये एक्चुअल ट्रांजेक्शन का रिजल्ट होता है। एक्चुअल में जो ट्रांजेक्शंस किया उसी की वजह से हिस्टोरिकल कॉस्ट को वेरीफाइड किया जा सकता है। सेकंड, देखो दूसरा इसके फेवर में ये भी आर्ग्यूमेंट दिया जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि अगर आपने हिस्टोरिकल कॉस्ट को फॉलो ना करके मार्केट प्राइस को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो मार्केट प्राइस कीप्स ऑन चेंजेस, मार्केट प्राइस लगातार चेंज होते रहते हैं, तब आप अपनी एसेट्स को किस प्राइस के ऊपर रिकॉर्ड करोगे। तो सेकंड इसके फेवर में ये कहा जाता है कि मार्केट प्राइस कीप्स ऑन चेंजेस, लगातार चेंज होते रहते हैं। therefore it is not possible to record assets at मार्केट प्राइस, इसलिए एसेट्स को मार्केट प्राइस पे दिखाना पॉसिबल नहीं। ये तो है फेवर आर्ग्यूमेंट्स। अब बात करते हैं अनफेवर की। देखो कुछ लोग हिस्टोरिकल कॉस्ट के फेवर में नहीं है, वो क्या कहते हैं भाई, पहली बात वो लोग कहते हैं कि बाय रिप्रेजेंटिंग एसेट्स एट हिस्टोरिकल प्राइस, बाय रिप्रेजेंटिंग assets at historical prices, comma true financial position of business cannot be ascertained, भाई बिजनेस की ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन को एसेटेन नहीं किया जा सकता, ठीक है। और दूसरा वो लोग एक बात और कहते हैं, सेकंड पॉइंट ये भी कहा जाता है कि भाई अगर मान लो लेट्स सपोज यू गॉट एनी एसेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, भाई आपको अपनी कोई एसेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिल गई, लाइक किसी ने आपको डोनेट कर दिया, आपने जो एसेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट एक्वायर्ड की उसके लिए आपने कोई प्राइसेज नहीं दिया। हिस्टोरिकल कॉस्ट कहता है कि जिस प्राइस पे आपने खरीदी उस प्राइस पे दिखाओ, जबकि आपने कोई प्राइस ही नहीं दिया, तो हाउ इट विल बी रिकॉर्डेड, आप उस एसेट्स को कैसे रिकॉर्ड करोगे। तो सेकंड पॉइंट कहता है कि इफ you acquired any assets free of cost, then how it will be recorded, अगर आपने किसी एसेट्स को फ्री ऑफ कॉस्ट प्राप्त किया तो आप उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे।
क्लियर। तो ये कुछ फेवर और अनफेवर आर्ग्यूमेंट्स। अब आप देखो कि दोनों चीजें, दोनों आर्ग्यूमेंट्स दिए गए, फेवर आर्ग्यूमेंट्स भी और अनफेवर आर्ग्यूमेंट्स भी। तो क्वेश्चंस आता है कि आप किस प्रकार के आर्ग्यूमेंट्स को फॉलो करेंगे। तो आप लास्ट में क्या कहेंगे कि बाय स्टडीइंग बोथ द फेवर एंड अनफेवर आर्ग्यूमेंट्स इट कुड बी सेड दैट वी शुड रिकॉर्ड द एसेट्स एट द हिस्टोरिकल प्राइस। ठीक है, हाउएवर एप्रोप्रिएट प्रोविजन शुड बी मेड रिगार्डिंग दैट। तो लास्ट में आप क्या लिखेंगे, इसी में लास्ट में लिखेंगे कंक्लूजन। कंक्लूजन, तो आप इसमें क्या लिखेंगे, बाय स्टडीइंग both favorable and unfavorable arguments we can say that asset should be recorded at cost price. Asset should be recorded at cost price. However, necessary provision should be made. यानी कि उस एसेट्स में जो एप्रोप्रिएट या नेसेसरी प्रोविजन है वो टाइम टू टाइम बनाते रहना चाहिए। क्लियर बेटा। तो ये हमारे पास हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट था। देखिए डियर, ये आपके पास अकाउंटिंग प्रिंसिपल का चैप्टर कंप्लीट है। ठीक है, आप लोग इस चैप्टर को फॉलो कीजिए। कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड IFRS। ओके बेटा, आज के लिए इतना काफी है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।